हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपका विज्ञान का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर बहुत नज़दीक है और आप ये चाहते हैं कि भाई सिर्फ 1 घंटा पढ़कर हम अपना एग्ज़ाम में पास हो जाएं या अच्छे नंबर ले आएँ, तो भाई ये वीडियो आपके लिए ही है। ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यकीन मानिए आप पास इसमें अवश्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसमें हम क्या कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले साल में आए हुए अधिकतर उन्हीं क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अति लघु आपके और लघु दोनों ही क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड में जो आपके एग्जाम में डीएलएड के रिपीट होते रहते हैं हर साल, उनको ही समझाएंगे अधिकतर, और इन्हीं में से आपके बहुविकल्प भी बन जाएंगे। तो भाई पूरा समझना और एग्जाम में अच्छा करके आना। ठीक है, पहला क्वेश्चन अभी अति लघु है, ये राजन सीरीज के हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं? प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है और इसके और भार तथा दूसरी ओर मतलब एक और इसके एक और भार। ठीक है, एक लिखा है यहाँ पर, छूट गया है। इसके एक और भार तथा दूसरी ओर आलंब होता है। उदाहरण के लिए कैंची, तराजू, हैंडपंप। बहुत सिंपल सा, आप परिभाषा भी याद ना कर पाओ ना तो भाई उदाहरण याद रखना, इसी से आप लिख दोगे। दूसरा क्वेश्चन, वसा को कितने समूहों में बांटा गया? 2020 में आया हुआ, ये भी 20 में आया हुआ, ये भी 20 में आया हुआ है। तो वसा को 3 समूहों में बांटा गया है, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और बहु असंतृप्त वसा। अब वसा को 3 भागों में बांटा गया है। संतृप्त में मक्खन, शुद्ध घी, वनस्पति घी, नारियल तेल, ये सब आते हैं। और जो असंतृप्त वसा है उसमें कौन कौन आता है? उसमें मूंगफली, सरसों, जैतून का तेल आता है। बहु असंतृप्त वसा में सूरजमुखी, सोयाबीन या मकई का तेल। इंपॉर्टेंट है। तीसरा, दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। CaCO3। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनिए जो मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ ना, इनको ठीक से समझना। क्यों? क्योंकि भाई आपके बहुविकल्प भी यहीं से बनते हैं। अब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई तराजू किस वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है? तो भाई आपको पता है प्रथम वर्ग के, तो आप प्रथम वर्ग पे टिक कर दोगे। इसी तरह से यहाँ पे पूछ लेंगे कि भाई मूंगफली किस प्रकार की वसा का उदाहरण है, तो असंतृप्त वसा ऑप्शन वहाँ पर ठीक हो जाएगा। दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। अब इस समीकरण आपको पूरा करना है। CaCO3 + 2HCl क्या बनेगा? तो CaCO3 + 2HCl बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, फिर H2O और यहाँ CO2 रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बहुत ही आसान है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। अब देखो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में यहाँ पर रिपीट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हम करा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आकाश अभी जो रिपीट होंगे ना वो सभी कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, लेकिन इनको भी जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं एक बार। भाई कोई सा क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा आपका जो एग्जाम में ना आया और हम इस वीडियो में ना बताएं। ठीक है, आप चाहे कोई सा ही मॉडल पेपर उठा के देखना, सभी क्वेश्चन यही मिलने वाले हैं मॉडल पेपर्स में। सौरमंडल का छोटा ग्रह, ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला, आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है। ठीक है, असंख्य तारे होते हैं, वहाँ पे विशाल पुंज होता है जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं और यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहा जाता है। सौरमंडल के ग्रहों के नाम बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, अरुण, वरुण, यम। वो यम तो हट चुका है, पृथ्वी। ठीक है, तो ये 8 ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तारामंडल क्या है? आकाश से कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में अवस्थित होते हैं, इन्हें ही तारामंडल कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर सन वगैरह, लेकिन आता है, इंपॉर्टेंट है। आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम बताओ। तो आकाशगंगा के तारामंडल कौन कौन से हैं? वृश्चिक, ओरियन, सप्तऋषि, कृत्तिका। ठीक है, छाया क्या है? बहुत ही सिंपल है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को, मतलब ऐसी वस्तु जिसके आसपास नहीं दिखाई दे सकते, जैसे कि आपकी किताब हो गई, उसको प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं, जहाँ पर मतलब टॉर्च की रोशनी है वहाँ पर रख दो उसको, तो वस्तु के प्रकाश को आर पार जाने से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है और इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या? देखो ये इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, फसल किसे कहते हैं? देखो आप ये याद रखना इस बात को, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो। फिर सूर्य ग्रहण में आप चंद्र ग्रहण लिख कर आ जाते हो और चंद्र ग्रहण में सूर्य ग्रहण लिख के आ जाते हो। तो करना क्या है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है? तो अमावस्या के दिन जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आता है, मतलब सूर्य कॉमन रहेगा सूर्य ग्रहण में भी और चंद्र ग्रहण में भी, सूर्य रहेगा कॉमन यहाँ पे। ठीक है, मतलब सूर्य तो दोनों में रहेगा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाएगा। यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, फसल चक्र किसे कहते हैं? फसल किसे कहते हैं?
एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को हम फसल कहते हैं। फसल 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। चलिए अब हम पूछते हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अधिकतर है, अब उनकी ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हाँ, विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। याद रखिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। और विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है, बता दीजिए मुझे। विटामिन डी का अच्छा स्रोत धूप होता है, प्राकृतिक जो सूरज की रोशनी होती है वही। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और उपयोग लिखिए, तो 19 में आया हुआ है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? बेकिंग सोडा का यहाँ से NaHCO3, ठीक है। रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। अब बेकिंग सोडा का उपयोग क्या होता है? देखो, त्वचा को गोरा बनाने के लिए, ठीक है। खाद्य पदार्थ में खमीर के लिए होता है, त्वचा को नमी मुक्त रखने के लिए होता है, और ब्लीचिंग एजेंट के लिए होता है। और आप केक खाते हो ना बर्थडे पे, वो वाला केक, उसमें भी बेकिंग सोडा का उपयोग होता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा के 5 उपयोग कौन कौन से हैं? त्वचा को गोरा बनाने के लिए, और यहाँ पर त्वचा को नमी मुक्त रखने के लिए, खाद्य पदार्थ में खमीर के लिए, केक के लिए और ब्लीचिंग एजेंट के लिए। ये सब बेकिंग सोडा के उपयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी, विटामिन बी, यहाँ पे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ये हैं। मतलब आपको याद कैसे रखना है भाई? आप ये सोचोगे भाई 1 से लेकर के 12 तक है, किस किस को याद रखें। आप एक काम करना, आपको याद कैसे रखना है, क्योंकि देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में भी आया हुआ है, 20 में भी आया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको करना है विटामिन सी, याद रखना। अब फिर सी के बाद बी। अब देखो आपको करना पता क्या है? B1, B2, B3, B4 गायब कर दो, मतलब 4 का पहाड़ा, ठीक है। 4 गायब कर दो, फिर 5 है, 6 है, 7 है, 4 दूनी कितने होते हैं? 8, 8 गायब कर दो, ठीक है भाई। 4 एकम 4 गायब कर दो, 4 दूनी 8 गायब कर दो, 4 तिया 12 को लेकर आना है, मतलब 4 के पहाड़े में जो तिया वाला है उसको लेकर आना है, ठीक है। तो देखो शुरू से C, B, B1, B2, B3, B4 गायब कर दिया 4, B5, B6, B7, 4 दूनी 8 गायब कर दिया, B8 गायब कर दिया, B9 और यहाँ से B12 सीधे लेकर आना है 12 को। नेक्स्ट अच्छा, वसा में घुलनशील। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई, के। 56 इंपोर्टेंट है, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है? घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में एकत्रित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? गुर्दा, ठीक है, त्वचा और फेफड़े। कशेरुकी प्राणी में उत्सर्जन फेफड़ों, गुर्दों और त्वचा द्वारा किया जाता है। 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 19 में आया हुआ है। कार्य किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर हम 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में एक बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो जाता है। जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगता है तो उस वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन, वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है और इसकी इकाई जो है वो जूल है, ठीक है। उत्तोलक कितने प्रकार का होता है? उत्तोलक 3 प्रकार का होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। सिंपल सा क्वेश्चन है। विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? विटामिन को ए, डी, ई, के तो आपने पढ़ा ही था। मतलब ऐसा मान लो आप ए से लेके ई तक और उसके बाद में के, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के, ठीक है। किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो माता जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है। दूध जो है ना सिर्फ और सिर्फ जंतुओं से ही प्राप्त होता है। शरीरवर्धक भोजन किसे कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन शरीरवर्धक भोजन कहलाता है। चलिए अब हम देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको ही हम अधिकतर करते हैं। मिट्टी पर हल किस प्रकार का कुंड काटता है? मिट्टी पर हल किस प्रकार का कुंड काटता है? आयताकार। जो हल होता है ना खेती में, वो मिट्टी पर हल आयताकार का कुंड काटता है। ईंधन को परिभाषित कीजिए। ईंधन जो रसीन पदार्थ है
ईंधन क्या है भाई, जहाँ आप भोजन पकाते हो, चाहे वो गैस हो, चाहे चूल्हा हो मिट्टी का, ठीक है, लकड़ियाँ जलाते हो, स्टोव हो, कुछ भी हो सकता है ना, हीटर भी हो सकता है, आप उसमें खाना पकाते हो। तो ईंधन क्या है, ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है, जो मतलब जलने वाला, जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने हेतु किया जाता है, गर्माहट, ठीक है। इसकी निम्न अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव और गैसीय। अब एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आता ही आता है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया था और 2015 में आ चुका है, मतलब भाई 2020 में भी ये आ चुका है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आया था ना, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। अगर सेकंड में आता तो लिखा हुआ होता, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जल में हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। तो किस तरह से इसको हम याद करेंगे, देखिए 6CO2 + 12H2O, ठीक है, फिर ये C6H12O, ये ग्लूकोज का सूत्र है, 6H2O + 6O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांघ की अस्थि का नाम लिखिए। जांघ की अस्थि का नाम क्या है, फीमर है, ठीक है, जांघ की अस्थि का नाम फीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4Na + O2, समीकरण को पूरा कीजिए। 4Na + O2, इस समीकरण को पूरा कीजिए। तो कैसे करेंगे, 4Na + O2 2Na2, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड इसमें बन जाएगा, 2Na2O। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, देखो XAZ, ठीक है, जहाँ पर A क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, Z परमाणु संख्या है और X तत्व लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए आप, XAZ इस तरह से लिखेंगे। X एक आप तरीके से लिख लीजिए, Z को आप घात आधार की तरह लिख दीजिए और A को आप लिख दीजिए घात की तरह पर। और A क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, Z क्या है, परमाणु संख्या है और X क्या है, तत्व है। X तत्व है, A परमाणु द्रव्यमान है और Z परमाणु संख्या है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH याद होना चाहिए, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसके साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो क्या होगा, जो सोडियम है वो क्लोराइड के साथ बन जाएगा, मतलब देखो ये है ना Na, ये Cl हो जाएगा, NaCl, और ये जो है ये हो जाएगा इतना, ये OH और ये वाला H, तो H एक ही है, एक ही है, H2O हो जाएगा, बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस जल। ये सोडियम क्लोराइड पता है क्या होता है, जो नमक आप खाते हो ना, ये वही है। नेक्स्ट है, तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं, 2016 में आया हुआ है। तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। भाई समझना ही नहीं है कुछ इसमें, तो भाई इससे ही पता चल रहा है तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन मतलब जल्दी से हो जाए। जैसे माचिस की तीली का जलना, आपने माचिस का जो मसाला होता है ना, उसमें आपने तीली लगाई, छुर्र करके, ठीक है, तो एकदम से हो गया, टाइम नहीं लगा उसमें, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड से भी कम लगता है उसमें। रसोई गैस का जलना, जो रसोई गैस होती है, लाइटर लगाया आपने तुरंत जल जाती है। गुब्बारे का फूलना, गुब्बारा फूलता है, गुब्बारे का फटना, भाई कैसे फटता है गुब्बारा, फटा मतलब एकदम से। तो ये तीव्र परिवर्तन होते हैं जो एकदम से हो जाते हैं, पलक झपकते ही। वाष्पन किसे कहते हैं, वाष्पन भाई इवापोरेशन आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में कहते हैं वाष्पन। जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में उड़ जाता है, जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है, तो यह क्रिया वाष्पन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल किसे कहते हैं। चाल किसे कहते हैं, इसकी मात्रक भी लिखिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को, ये चली गई दूरी को, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, और ये भाई आता ही आता है, ठीक है। फसल चक्रण क्या है या फसल चक्र क्या है, फसल चक्र किसे कहते हैं। फसल चक्रण क्या है पता है, देखो आप देखो, आप में से अधिकांश लोग ना खेती बाड़ी करने वाले लोग होंगे, आपके पेरेंट्स जो हैं या आप भी खेती में हाथ बटाते होंगे, तो आप साल में लगभग 2 फसल तो बोते ही होंगे, ठीक है। तो किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना होने पाए, फसल चक्रण कहलाती है। जैसे कि आपने अभी क्या गेहूँ बोए, ठीक है, आपने गेहूँ बो दिए, ठीक है। अब गेहूँ बोने के बाद आप गेहूँ काट लोगे, लगभग 4-5 गेहूँ बोने के बाद 4-5 महीने में फसल पक जाएगी आपकी और आप उसको काट दोगे, ठीक है। फिर 1-2 महीने का रेस्ट लेके आप उसमें धान कर दोगे, हमारे बिजनौर में कहा जाता है मुंजी, ठीक है।
अगर आप बिजनौर से हो तो भाई आपको पता होगा मुंजी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकांश जो किताबें वगैरह वहाँ पर धान कहा जाता है, ठीक है। तुरंत बाद धान बो देते हैं, उसमें धान कर लेते हैं, बोया नहीं जाता है धान, उसके पहले वो होता है पौध, उसको पनीर कहा जाता है यहाँ पर। पहले पौध होती है उसकी, फिर उसको लगाया जाता है, तो उसको ही जब मतलब और भूमि की उर्वरा शक्ति भी जो है नष्ट ना होने पाए, ऐसी प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। या इस तरह से इसको कह सकते हैं, भूमि के किसी निश्चित भाग पर, निश्चित भाग मतलब आपका खेत, नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना होने पाए और अच्छी उपज भी मिल जाए। इस प्रकार की अदला बदली को फसल चक्रण कहते हैं। या यूँ कहें, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो पाए, फसल चक्रण कहलाती है। उम्मीद तो समझ में आ गया होगा। तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई दो उदाहरण लिखिए। अभी पीछे पढ़ा था आपने चिमटा और चाकू। तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं चिमटा और चाकू। सिरके का रासायनिक सूत्र एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, CH3COOH। इसको एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। मेस्टन हल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मेस्टन हल यह ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर कर देता है, ठीक है। ट्रैक्टर के पीछे रख के चलता है और यह ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे मतलब मिट्टी को उलटने पलटने का काम करता है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। नवीकरणीय क्या होता है? जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, कभी भी कितना यूज़ कर लो समाप्त नहीं होगी, उसको हम अनवीकरणीय कहते हैं। जबकि उसको हम नवीकरणीय कहते हैं। और अनवीकरणीय किसे कहते हैं? जो भविष्य में समाप्त हो जाएगी, उसको हम अनवीकरणीय कहते हैं। दूसरा है अगला 97 नंबर का क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, ये भी और ये भी। वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखियो, ADE के। बहुत सिंपल है, ADE के विटामिन। टीकाकरण क्या है? टीकाकरण क्या है? उपयुक्त समय पर रोगजनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। बच्चों को BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर तथा दूसरी बार 5 वर्ष बाद लगवाना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, आसानी से याद हो जाएगा। अब 16 में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में, सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं लिखिए। तो सरल मशीनें 5 प्रकार की होती हैं, उत्तोलक, पेंच, झुकातल, घिरणी, पहिया और धुरी, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 100, सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। तो सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा स्थित है? वह है बुध ग्रह। सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम है बुध ग्रह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या है 29 हड्डियाँ हैं, ठीक है। 29 हड्डियाँ मानव की खोपड़ी में, 29 बोन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो मैलपिगियन निसर्ग नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो अम्ल की बात करें तो HNO3, ठीक है, H2SO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षार की बात करें तो यहाँ से NaOH, KOH, मतलब अम्ल में H आयन होता है और क्षार में OH आयन होता है, NH4OH, MgOH2। Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? तो Fe2O3 में लोहे की संयोजकता +3 होती है। Fe2O3 में लोहे की संयोजकता +3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है लिखिए। ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? सब वहन विधि कहा जाता है उसको, पानी में, ठीक है। 17 में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 106 मोस्ट इंपोर्टेंट है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते हैं? मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग होते हैं? तो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, ठीक है।
मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 9 वर्ग होते हैं। आई वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरेस्मस रोग किस कमी के कारण होता है। तो भाई मेरेस्मस रोग जो है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। जो लोग धूप में नहीं बैठते, बिना धूप के काम करते हैं, हमेशा ठंड में रहते हैं, सर्दियों में भी अंदर बैठे रहते हैं ना, ऑफिस वगैरह का वर्क होता है, तो उनको भाई ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा और खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। कास्टिक सोडा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये होता है खाने वाला सोडा, इसमें क्या होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने वाला सोडा NaHCO3। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम लीजिए। तो कोई एक कीटनाशक पदार्थ का नाम क्या है? मेलेथियन। क्या है? मेलेथियन। भाई ऐसे ऐसे वर्ड है ना, इनको याद करना पड़ा, रटना पड़ेगा इस तरीके से, मेलेथियन मेलेथियन, ऐसे करते रहो, सुबह शाम देखते रहो, ठीक है। तब किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम मेलेथियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की पृथ्वी से कितनी दूरी है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सूर्य की पृथ्वी से दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? भाई लिखने में भी बड़ा है तो वैसे ही बड़ा है, बृहस्पति। इससे आसानी से याद हो जाएगा ये। उसके बाद हम बात करते हैं लघु उत्तरीय, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये 2 नंबर के आते हैं आपके, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में इतना बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। 2 या 3 बिंदु लिखने थे, ये लिखे ना 6-7 बिंदु, 6 बिंदु, इतना बड़ा नहीं लिखना आपको, एग्जाम में आता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में अंतर स्पष्ट करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है, ठीक है, इसमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है। और यूकैरियोटिक में इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में इसमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है और इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। ये आदिम कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक जो हैं वो आदिम कोशिकाएं हैं और ये सुविकसित कोशिकाएं हैं। तीसरा, कोशिका द्रव्य पूर्ण कोशिका में फैला रहता है, ठीक है। जो कोशिका द्रव्य पूर्ण है, जो कोशिका द्रव्य है वो पूर्ण कोशिका में, मतलब पूरी कोशिका में फैला रहता है कोशिका द्रव्य। और यहाँ पर यूकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य कोशिका एवं कोशिका कला के बीच सीमित रहता है। चौथा पॉइंट, कोई इसे 4 पॉइंट आप लिख देना, जरूरी नहीं 6 लिखोगे, ठीक है। केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित होती हैं, केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित होती हैं। यहाँ पर केंद्रक कला और केंद्रिका अनुपस्थित होती हैं और केंद्रक कला केंद्रिका उपस्थित होती हैं। इसी से आपको ये वाला पॉइंट भी याद कर लेना है, रिक्तिका अनुपस्थित होती है और रिक्तिका उपस्थित होती है। यूँ कहें केंद्रक कला, केंद्रिका और रिक्तिका ये तीनों अनुपस्थित हैं प्रोकैरियोटिक में, और यहाँ पर केंद्रक कला, केंद्रिका और रिक्तिका उपस्थित हैं। सिंपल सा आंसर। अगला है गाल्जी निकाय, अंतः प्रद्रजीवी जालिका, लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित। भाई ये भी ऐसा ही है, मतलब क्या है बोलूँ मैं, ये बोलना चाहता हूँ कि केंद्रक कला, केंद्रिका, गाल्जी निकाय, अंतःप्रजालिका, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहते हैं। और ये भी, इसमें केंद्रक कला, केंद्रिका, गाल्जी निकाय, अंतःप्रजीवी, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका उपस्थित होते हैं। बहुत ही सिंपल हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ठीक है। मतलब आप पॉइंट बढ़ाना चाहते हो ना, तो इनसे पॉइंट बढ़ा रहे हो। गाल्जी निकाय अनुपस्थित होता है, अगला पॉइंट अंतःप्रजीवी जालिका अनुपस्थित होता है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, निम्नलिखित के सूत्र एवं एक एक उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का हमें सूत्र भी लिखना है, उपयोग भी लिखना है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3, ये खाने का सोडा होता है। धावन सोडा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। NaHCO3 बेकिंग सोडा है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है? यह कॉटन में, टेक्सटाइल उद्योगों में, लिनन लॉन्ड्री में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयोग होता है। NaHCO3 अभी आपको बताया था, पेट की अम्लता को कम करने के लिए तथा जल की कठोरता को कम करने के लिए प्रयोग होता है। धावन सोडा कपड़े धोने के लिए, और सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सूत्र है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा कितने प्रकार की होती है? यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है कितने आया हुआ एग्जाम में, आप लिख दीजिएगा। भाई एग्जाम में ना आप इतना लंबा नहीं लिखोगे,
ठीक है, सभी की परिभाषा लिखोगे तो कब तक लिखोगे भाई। आपको याद रखना है मृदा कितने प्रकार की होती है, निम्नलिखित प्रकार की, बलुई मृदा, चिकनी मृदा, दोमट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, ठीक है, लाल मृदा, लैटराइट मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें से उत्तोलक क्या है, एग्जाम में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तोलक एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है। ठीक है, उत्तोलक क्या होता है, एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है। इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं, जैसे बिंदु है ना, चलो घड़ी की सुई है, ठीक है, वो घड़ी में सुई छड़ होती है, इसको इस बिंदु के सापेक्ष आप घुमा सकते हो, घूमती रहती है वो 360 डिग्री। उत्तोलक एक मुड़ी हुई अथवा एक सीधी छड़ होती है, मजबूत छड़। इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। ठीक है, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ लिख दोगे आप, भार बटे आयास या आयास भुजा बटे भार भुजा। उत्तोलक के प्रकार देख लो भाई, आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। उत्तोलक के प्रकार, आलंब, भार एवं आयास की स्थिति विभिन्न होने पर उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार का उत्तोलक में आलंब बीच में होता है और इसके एक और भार, ठीक है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक में आलंब जो है वो बीच में होता है और इसके एक तरफ भार होता है और दूसरी तरफ आलंब होता है। उदाहरण के लिए कैंची, तराजू, हैंडपंप, यहाँ से ढेकुली या शीशा, कलम, नल की टोंटी। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक के बीच में भार के एक और बल और दूसरी ओर आलंब होता है। ठीक है, जैसे सरौता, नींबू का रस निकालने का यंत्र, ट्रॉली, बॉक्स का ढक्कन, किवाड़, स्क्रू ड्राइवर। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में एक सिरे पर आलंब और दूसरे सिरे पर भार होता है और बीच में बल लगाया जाता है, जैसे चिमटा, हल, चाकू, फावड़ा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ से, कोशिका की संरचना को चित्र से ही समझाइए। तो प्रत्येक कोशिका के 3 अंग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, प्रत्येक कोशिका के 3 अंग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका भित्ति क्या होती है भैया, आपको पढ़ना है और इसको एग्जाम में लिखना है। चलिए पढ़ाते हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका के ऊपर एक बारीक दोहरी झिल्ली चढ़ी रहती है, बारीक दोहरी झिल्ली चढ़ी रहती है जो कोशिका के आंतरिक भाग की सुरक्षा करती है। इस भित्ति के कारण ही प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका से भिन्न रहती है और अपना अलग अस्तित्व रखती है। कोशिका का आंतरिक भाग जो जीव द्रव्य में पाया जाता है, उसी का कुछ भाग गाढ़ा कठोर होकर कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। ठीक है, अगला कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका भित्ति के भीतर एक गाढ़ा चिपचिपा तरल रंगीन और अर्धपारदर्शक पदार्थ भरा होता है जिसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य ही कोशिका और मानव का जीवन है। जीव द्रव्य ही जो है वो कोशिका और मानव का जीवन है। यदि कोशिका से जीव द्रव्य को समाप्त कर दिया जाए तो वह मृत हो जाती है। इसी से कोशिका जीवित रहती है और अपना पोषण करती है। जीव द्रव्य में जल, प्रोटीन तथा वसा और कार्बोहाइड्रेट विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है। केंद्रक कोशिका के मध्य में स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर माइटो लिखोगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। तो श्वसन मतलब सांस लेने की क्रिया, श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका की कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती हैं और शेष क्रियाएं ठीक है, साइटोप्लाज्म और कोशिका द्रव्य एक ही बात है। तो श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं हैं वो कोशिका द्रव्य में होती है और शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा पैदा हो जाती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या शक्तिगृह या पावर हाउस कहते हैं। भास्मिक ऑक्साइड क्या है, भास्मिक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड को ही कहा जाता है। ठीक है, जो क्षार होते हैं ना उनको ही कहा जाता है। भास्मिक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड को ही कहा जाता है। भास्मिक ऑक्साइड से ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्लीय ऑक्साइड के विरोधी गुण दिखाते हैं और जो भस्म या बेस जो क्षार होता है बनाने हेतु पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं या नमक और पानी बनाने के लिए एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं।
फसल चक्र से क्या लाभ होता है? फसल चक्र से लाभ क्या होता है? फसल चक्र से कीटों का नियंत्रण होता है। फसल चक्र आपको बताया ना अभी, ठीक है, क्या बताया था मैंने फसल चक्र अभी पिछले थोड़े 10-15 मिनट पहले वीडियो में मैंने ये बताया था कि एक निश्चित समय में एक फसल प्राप्त करने के बाद दूसरी फसल इस तरह से प्राप्त करना ताकि जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट ना होने पाए और अच्छी उपज भी हमें मिल जाए, उसको भी फसल चक्र कहते हैं। बताया था अभी आपको मैंने। तो फसल चक्र से क्या होता है? कीटों का नियंत्रण होता है, फसलों का बीमारियों से बचाव होता है, ठीक है। फसल चक्र से वर्ष भर आय प्राप्त होती रहती है। फसल चक्र से मृदा क्षरण की रोकथाम होती है। फसल चक्र से भूमि की उर्वरता में सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका क्या उपयोग है? नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक है। वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा को गर्म करके भाप बनाने का काम आती है, जिसे फिर बिजली उत्पन्न करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका उपयोग क्या है? बिजली उत्पादन और आणविक बमों के निर्माण में उपयोग होता है नाभिकीय ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है, सभी को पता होता है, नहीं पता है जान लीजिए। संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना आपको पता होते हैं, लेकिन जब आप लिखने बैठते हो ना एग्जाम में, आप सोचते हैं लिखूं क्या, भाई पता तो सब है, लिखूं क्या इसमें। तो इसी के लिए हम आपको वीडियो बना करके दे रहे हैं। संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? संतुलित आहार वह आहार होता है जो शरीर को उचित ढंग से कार्य करने के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है। संतुलित आहार वह आहार होता है जो शरीर को उचित ढंग से कार्य करने के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अपने आहार से उचित पोषण प्राप्त करने के लिए आपको दैनिक आहार में अधिकांश कैलोरी का उपभोग करना चाहिए। एक संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पौष्टिक तत्व, विटामिन ये होते हैं, खनिज तत्व मौजूद होते हैं। संतुलित आहार शरीर के पोषण हेतु तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अत्यंत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। क्या? आपको अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, छतों को तथा पंखों को चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, पंखों के चेक कर लेना चाहिए। बिजली से जुड़े सभी तारों को निकाल देना चाहिए, ठीक है। भूकंप के समय समस्त सदस्य खुले मैदान में एकत्रित होते हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूस्खलन हो गया, ठीक है, आपका एक तरीके से कह सकते हैं आंधी आ गई, बहुत तेज तूफान, चक्रवाती तूफान आ गया या भूकंप हो गया, ऐसे में अगर आप बिजली के प्लग वगैरह हटा देते हो तो आपको सावधानी रहती है, अदरवाइज ये अंदर ही अंदर फॉल्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऐच्छिक पेशी को रेखित पेशी भी कहते हैं, ऐच्छिक पेशी को रेखित पेशी भी कहते हैं। इस पेशी को अपनी इच्छा अनुसार संकुचित और फैलाया जा सकता है। इससे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में गति होती है, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। अगला है, अनैच्छिक पेशी को अरेखित एवं चिकनी पेशी भी कहते हैं। इस वर्ग की पेशियां इच्छाधीन नहीं होती है, इसमें अनैच्छिक तंत्रिका यंत्र की नियंत्रण व्यवस्था रहती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको वही करा रहे हैं। सबसे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को समझाइए, 15 में आया हुआ है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की आकृति और भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु इसके फलस्वरूप कोई नवीन पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी का बर्फ या वाष्प में परिवर्तित होना, ठीक है। जब पानी है वो बर्फ बनता है, भाई रहेगा तो वो जल ही, ठीक है, चाहे कैसे ही रहे। नमक या चीनी का पानी में घुलना, पदार्थ का चूर्ण बनना, कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें नया पदार्थ बन जाता है। उसमें क्या होता है रासायनिक परिवर्तन में? जैसे कि दूध का दही बन जाना, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण के स्रोत और प्रभाव बताइए। तो मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं जहाँ से मृदा प्रदूषित होती है? प्रदूषित वायु, जल, कीटनाशक पदार्थों की अधिकता, घरेलू अपमार्जकों के मिट्टी में मिल जाने से मिट्टी का संतुलन बिगड़ जाता है। घरेलू अपमार्जक मतलब जो घर के, जो एक तरीके से
कचरा होता है, और एक तरीके से अपमार्जक उनको भी कहते हैं। अपमार्जक में वे भी आते हैं जो हमारे घर के जो साबुन वगैरह हैं, अगर वो गंदा पानी अगर जाता है साबुन का, सर्फ का, तो वहाँ पे क्या है कि मिट्टी जो है ना वो खराब हो जाती है, फसल के, ठीक है, मृदा दूषित हो जाती है। इसी को मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? नगर पालिका से निकला अपशिष्ट जो कचरा पदार्थ होता है, कारखानों फैक्ट्रियों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, कूड़ा कचरा, कृषि अपशिष्ट, कृषि में प्रयोग होने वाले अनेक प्रकार के कीटनाशक, रसायन, पीड़क नाशक भी मृदा प्रदूषण का स्रोत होते हैं। जैसे कि आप यूरिया खाद डालते हो, डाया खाद डालते हो, आपने सुना होगा ना वो। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली पॉलीथीन जो प्लास्टिक की होती हैं, घरेलू अपशिष्ट जैसे कूड़ा कचरा, डिटर्जेंट। मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या होंगे? तो मृदा प्रदूषण से विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को पनपने का अवसर मिलता है, जैसे कि मच्छर वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। गंदगी पर अनेक प्रकार के कीट और मक्खियाँ पनपती हैं जो रोगों को फैलाने में सहायता करते हैं। भूकंप से आप क्या समझते हैं भाई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। भूकंप धरातल के ऊपरी भाग की वह कंपन स्थिति है जो कि धरातल के ऊपरी और निचली चट्टानों के लचीलेपन व गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में न्यून अवस्था से प्रारंभ होती है। भूकंप पृथ्वी के कंपन के कारण आता है। चलिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। छाया तथा उपछाया को परिभाषित कीजिए। छाया और उपछाया क्या होती है? छाया किसी अपारदर्शी वस्तु को, जब अभी मैंने पीछे बताया था अति लघु में आया था, मैंने बोला ना आपको अति लघु लघु पढ़ लो भाई, समझ लो, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, आपके बहुविकल्प भी इसी में से बन जाएंगे। किसी अपारदर्शी वस्तु को जब प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश को आर पार जाने से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। प्रच्छाया क्या है? प्रच्छाया और उपछाया, वस्तु की छाया एवं मध्य भाग जो अधिक काला होता है, ठीक है, वस्तु की छाया और मध्य भाग जो अधिक काला होता है प्रच्छाया कहलाता है, तथा प्रच्छाया के चारों ओर का सीमावर्ती कम काला भाग जो है वो उपछाया कहलाता है। आंधी के क्या लक्षण है? आंधी के क्या लक्षण है लिखिए। अधिकतर यह देखा जाता है कि प्रायः पवनें या वायुदाब की भिन्नता के कारण चलती हैं, ठीक है। अधिकांश यह देखा जाता है कि प्रायः पवनें या वायुदाब की भिन्नता के कारण चलती हैं। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब एवं निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बहती है। यही हवाएं विक्षोभ अथवा चक्रवातों के प्रभाव से विकराल रूप धारण कर लेती है। यही आंधी होती है। ग्रीष्म ऋतु में यही हवाएं आंधी के रूप में धूल तथा रेत भरी होती हैं, जिसको आप लू बोलते हो। इससे पेड़ पौधे और जनधन की हानि होती है। कभी कभी घने जंगलों में आंधी के द्वारा पेड़ों की आपस में रगड़ने से आग लग जाती है, जिससे जीव जगत हेतु भयानक स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष में समस्थानिकों का स्थान पर प्रकाश डालिए, ठीक है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। रेबीज के लक्षण बताइए। तो जिस व्यक्ति को रेबीज रोग से पीड़ित होता है उसको पानी से डर लगता है, ठीक है, और उसको गले में कुछ भी निगलने में दिक्कत होती है, और उसका स्वभाव कभी कभी अत्यंत आक्रामक गुस्सेदार हो जाता है। तो रोगी व्यक्ति गले में भयंकर पीड़ा होती है और उसे कुछ भी निगलने की क्षमता नहीं रहती, जिसको रेबीज होता है। रोगी व्यक्ति पानी से डरने लगता है। रोगी व्यक्ति कभी कभी अत्यंत आक्रामक हो जाता है। रेबीज कब होता है? कुत्ते काटने से, बंदर के काटने से रेबीज हो जाता है। जलीय अपरदन किसे कहते हैं? जलीय मतलब जल से जो नुकसान होता है मिट्टी का, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। जलीय अपरदन, जलीय बाढ़ द्वारा मिट्टी कटाव को जल अपरदन कहते हैं। तेज वर्षा के जल से बलुई मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है और चिकनी मिट्टी का अपरदन कम होता है। मतलब चिकनी मिट्टी कम कटती है, लेकिन जो बलुई मिट्टी है वो अधिक कट जाती है। जलीय अपरदन के प्रकार आपको लिख देने हैं। अवनालिका या खड्ड अपरदन, बीहड़ अपरदन, पुलिन या समुद्र तट अपरदन, भूस्खलन द्वारा अपरदन, अल्पसरिता अपरदन, परत अपरदन, नदी तट अपरदन, हिमनद अपरदन, ये सब वर्षा बूंद अपरदन, ये सब क्या है? अपरदन के प्रकार हैं। अम्ल क्या है? अम्ल उन क्षारों को कहते हैं जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं, ठीक है। अम्ल उन पदार्थों को कहा जाता है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण और जल का बनना उदासीनता की क्रिया कहलाती है। ये जो क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया? ये बहुविकल्पी में भी आ सकता है।
इसके 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक ऑप्शन होगा उदासीनता, वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो लघु और अति लघु जो आप पढ़ रहे हो ना, ये मत सोचना कि भाई हम इसको लघु के लिए भी पढ़ रहे हैं, अति लघु के लिए भी पढ़ रहे हैं। आप ये बहुविकल्पीय के लिए भी पढ़ रहे हो सकता है अति लघु क्वेश्चन आपको लघु बन के आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, टिप्पणी कीजिए। संतुलित आहार किसे कहते हैं? तीनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार का तात्पर्य उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। संतुलित आहार का तात्पर्य उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। यह वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरी करता है, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार की आवश्यकता क्या है? निम्नलिखित कारणों से, ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये सब आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, खासकर इतना जरूरी नहीं है, बस ये लिख दो, ये लिख दो, थोड़ा बहुत इसमें से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण देते हुए बताइए, एक ही परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन तथा प्रतिकूलन नहीं हो सकता है। उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें कि एक ही परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन तथा प्रतिकूल नहीं हो सकता है। तो फसल तैयार करते समय वर्षा का होना अनुकूल परिवर्तन है, अच्छी बात है, वे फसल तैयार कर रहे हैं, वर्षा हो गई। लेकिन जब वही वर्षा फसल पकते समय कटने पर होती है ना, तो प्रतिकूल परिवर्तन है, वहाँ पर नुकसान हो जाता है फसल का। दैनिक जीवन में घर्षण बल का महत्व है, ये आपको समझना है। आया हुआ क्वेश्चन है 16 में। दैनिक जीवन में घर्षण बल का बहुत विशेष महत्व है। खुरदरी सतह पर हम बिना फिसले चल सकते हैं। पहिए एवं ब्रेक के मध्य लगने वाला घर्षण बल से वाहन की गति नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे एक्सीडेंट वगैरह ना हो। माचिस की तीली माचिस की सतह पर घर्षण बल के कारण जलती है। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट 2016 में आया हुआ है। एक प्रारूपी पुष्प का चित्र बनाकर उसके अंगों के नाम लिखिए। तो आपको ये चित्र बनाना है फूल का। ठीक है, देख लीजिए एक बार में ये। ठीक है, उसके फिर भाग आपको लिख देने हैं। जड़ का मुख्य कार्य क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जड़ का मुख्य कार्य पौधों को पानी तथा मजबूती प्रदान करना होता है। ठीक है, मक्का, प्याज, सरसों और बैंगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम बताइए। तो मक्का में होती है झकड़ा जड़, जिसको रेशेदार जड़ भी कहते हैं, अपस्थानिक। प्याज में भी झकड़ा जड़ होती है, सरसों में मूसला जड़ और बैंगन में भी मूसला जड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाहिक परिनालिका से क्या आशय है? सचित्र वर्णन कीजिए। तो धारावाहिक नालिका मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं क्या होती है। धारावाहिक नालिका कोई अधातु है। ठीक है, कोई अधातु है, जैसे कुछ अलग पदार्थ है, लकड़ी, गत्ता, मोड़, जिसमें करंट ना आता हो, एक तरीके से कह सकते हो, धारा नहीं बह सकती, ये धातु है। ठीक है, ये वाली। अब आपने इसमें तांबे लपेट दी, तांबे का तार लपेट दिया। ठीक है, तांबे का तार लपेट दिया और तांबे के तार को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे इसके सिरे पर बैटरी लगा दी प्लस माइनस करके। ठीक है, और यहाँ पे कुंजी लगा दी, स्विच, वो ऑन किया तो इसमें पूरे में करंट बह जाएगा, धारा बह जाएगी। और जब ऐसा होगा तो चुंबक का काम करेगी ये। ठीक है, चुंबक का काम करेगी और जो इसकी स्थिति होगी ना, वो नॉर्थ साउथ पोल की होगी, क्योंकि चुंबक हमेशा नॉर्थ साउथ पोल में ही जो है वो दिशा देती है। बस यही इसका समझाने का मतलब था। इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा इसके अलावा नहीं लिखा है, बस यही लिखा है। इसको ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा। इतना लिख दो कि मैंने समझा दिया, बाकी पढ़ सकते हो, ये पढ़ लो, इजी है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? उनके नाम और कार्यों को संक्षेप में समझाइए। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? कृंतक या छेदक दंत, रदनक या भेदक दंत, अग्रचवर्णक दंत। ठीक है, ये तीनों पढ़ लीजिएगा। और एक और है यहाँ से दाढ़िया चवर्णक। मनुष्य के भोजन में पोषण की प्रक्रिया समझाइए। संक्षेप में विभिन्न पदों का विवरण दें। तो भोजन में क्या, देखो पहले भोजन का अंतःग्रहण होता है। अंतःग्रहण मतलब हम अपने हाथों से अपने मुंह में भोजन पहुंचाते हैं, वो ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है। ठीक है, यही है। और दांतों से चबाकर उसे छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके निकल जाते हैं। पाचन, वहाँ पर उसका पाचन होता है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। अवशोषण, सरल घुलनशील पचा हुआ यह भोजन आंत से विसरित होकर रक्त में पहुंचता है, इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। ठीक है, उसका थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ठीक है, आपके पास एग्जाम में टाइम कम है, इसीलिए बेल क्षेपण में क्या होता है, जो भोजन होता है वो गुदा द्वार द्वारा शरीर से मल के रूप में निकल जाता है। उसके बाद ऊर्जा रूपांतरण क्या है?
ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है, जैसे कि चक्की होती है ना वो, ठीक है, आटा पीसने की चक्की। रूपांतरण का उदाहरण है ये विद्युत बल्ब तथा ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा का प्रकाशीय तथा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन, विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन, सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, लाउड स्पीकर में होती है विद्युत ऊर्जा व ध्वनि ऊर्जा प्रकट करती है, माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है, ये सब। ठीक है, सौर परिवार को समझाइए। सौर परिवार क्या है? सूर्य का परिवार को हम सौर परिवार कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, सौरमंडल सूर्य का परिवार कहा जाता है। इसमें सूर्य क्या है? एक तारा है और प्रकाश एवं ऊर्जा ऊष्मा प्रदान करता है। आपको पता है सूर्य से ही निकले हुए 8 ग्रह होते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों से टूटे हुए पिंडों को हम उपग्रह कहते हैं और ये सभी अपने अपने ग्रहों से, मतलब जहाँ से टूटे हैं ना, उनके चक्कर लगाते हैं और सूर्य से प्रकाशित होते हैं, सूर्य की मदद से चमकते हैं। सूर्य और सौर परिवार का जन्मदाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? तो भोजन में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं मेरेस्मस और क्वाशी-योरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में दाएं एवं बाएं चलने पर विद्युत धनात्मक गुण एवं अधात्विक गुणों में क्या परिवर्तन होता है? उदाहरण देकर समझाइए। आपको क्या करना है? देखो, ये सोडियम Mg, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस HCl। फिर को ये लिखना है फिर से। यहाँ पर ये विद्युत धनात्मक है, विद्युत उदासीन है, यहाँ विद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, विद्युत की जो धनात्मकता वो घटती है और धातु में अधिक धातु है, यहाँ पर कम धातु है, यहाँ पर अधातु है। उसके बाद प्रश्न नंबर 95, खेतों में प्रयुक्त कल्टीवेटर का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, देखो यह हैरो की भांति यंत्र होता है कल्टीवेटर। इसमें लंबे, देखो आपको चित्र दिखाता हूँ मैं, इसका चित्र बनाना है आपको। ये है, ये ठीक है, ये कल्टीवेटर है, पहिया है ये, यहाँ पे खुरपा है, यहाँ से जमीन को खोदता है, मिट्टी को। ठीक है, खेतों में यह हैरो की भांति यंत्र है। इसके कांटे लंबे होते हैं जो सिरे पर झुके रहते हैं। ये कांटों की पारस्परिक दूरी को कम अथवा अधिक किया जा सकता है। जो कांटे होते हैं ना, वो पास में भी लाए जा सकते हैं और दूरी में भी। इसे निम्नलिखित उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे खेत की मिट्टी भुरभुरी करनी हो, छिटवा विधि से बोने वाली फसल के बीज को भूमि में भली प्रकार से मिलाने हेतु, और खेत में खाद अच्छी प्रकार से मिलाने हेतु। नेक्स्ट है, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? ठीक है, और लिटमस द्वारा कैसे पहचानें कि अम्लीय ऑक्साइड है या भास्मिक ऑक्साइड है? तो धातुएं ऑक्सीजन के संयोग से भास्मिक ऑक्साइड बनाती हैं। और अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है। यह पेपर नीले एवं लाल कागज की पट्टियों के रूप में होता है। अगर नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है तो वह क्या है, और लाल लिटमस जो है वो लाल लिटमस पेपर जो है वो क्षार में डुबाने पर नीला हो जाता है। यही पहचान है इसकी। इस प्रकार यह अम्ल तथा क्षार में विपरीत अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कार्य में उपयुक्त प्रयुक्त उपकरण डिबलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता समझाइए। तो डिबलर क्या है? डिबलर से गेहूं बोए जाते हैं। ठीक है, और कल्टीवेटर से क्या है? कल्टीवेटर में ट्रैक्टर के पीछे उपयोग करके खेत की जुताई को, मिट्टी को उलट पुलट करते हैं इससे, कल्टीवेटर से। इससे मिट्टी गुणात्मक सुधार होता है और यह यंत्रों से श्रम तथा दोनों की समय की बचत होती है। मतलब मजदूरी भी कम लगती है यहाँ पे, श्रम, परिश्रम, मेहनत और समय भी बचता है। जुताई भी ठीक ठाक हो जाती है। नेक्स्ट है, परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से क्या संबंध है? आप परिवेश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? परिवेश स्वच्छता की अपनी भाषा में लिखना है, कोई नहीं छापना है यहाँ से।
परिवेश स्वच्छता मैं आपको बताता हूँ अपनी भाषा में क्या है। अपने आसपास की गंदगी ना इकट्ठा होने दें, क्योंकि गंदगी इकट्ठा होगी तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, बीमारियाँ फैलेंगी, ठीक है। और इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाएं। ये सभी जो है परिवेशीय स्वच्छता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ करते हैं। ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए विभिन्न तरीके लीजिए। तो ऊर्जा, किसी भी व्यक्ति को कार्यशील रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे मकान, कपड़ा, भोजन, रेल, सड़क, जल, वायु, परिवहन, संचार, सूचना प्रसारण, इन सभी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा से ही मानव विभिन्न कार्य करने योग्य बनता है, सक्रिय रहता है। ऊर्जा का हमें सदैव संचय मतलब बचत करनी चाहिए, ठीक है। ये सब जो है ऊर्जा को सुरक्षित करने के विभिन्न उपाय हैं, ठीक है। ऊर्जा का सामूहिक उपयोग करें, ठीक है। जैसे कि मान लो 2 व्यक्ति जा रहे हैं तो दोनों एक ही बाइक पर चले जाएं, ये सब होता है। वृक्षों की कटाई रोकनी चाहिए, अधिक से अधिक नए वृक्ष लगाओ। ईंधन की कम ऊर्जा खपत वाले वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि इसका एवरेज कम हो, ऐसे आप आम भाषा में कह सकते हो, ठीक है। मानव के श्वसन अंग का नामांकित चित्र है ये, ठीक है। ये 17 में आया हुआ है, 20 में आया हुआ है, ये आप देख लीजिए, इसको बनाना है आपको। उसके बाद है हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए, लक्षण और बचने के उपाय। तो विटामिन ए कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। लक्षण क्या है, चर्म रोग, त्वचा पर चकत्ते और आंखें कमजोर होती हैं। उपाय क्या है, विटामिन ए से युक्त पदार्थों का सेवन करें और डॉक्टर से सलाह लें। भूकंप आने के कारण क्या क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी का सिकुड़ना, बलनता भ्रंश और भूसंतुलन कृत्रिम। तो हानियां और लाभ, ठीक है, आप इसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर आपको लिखना है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 और जल के मध्य रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। श्वसन में ग्लूकोज में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 बनती है, इतना सा फर्क है, ठीक है। बाकी सब आप ये पढ़ लीजिएगा। लवण किसे कहते हैं, लवण अम्ल और छाल के मिक्सचर को हम लवण कहते हैं। नाभिक ऊर्जा अति लघु में भी आया था, लघु में भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पढ़ लीजिएगा। कोशिका, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिए। पादप में अंतर, उत्सर्जन किसे कहते हैं, ये आपको पाचन तंत्र में पढ़ा दिया गया है पीछे। भौतिक रासायनिक में अंतर, ये भी पढ़ा दिया है। चंद्र ग्रहण, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। तो उम्मीद है आपने ये सब समझ लिया होगा और अच्छे से अपना एग्जाम दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।